चलो आज हम अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे क्लास 9 का, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने किसका नाम दिया है बच्चा? पदार्थ का नाम दिया है। अंडरलाइन कीजिए इसे, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक एक बूंद की रेत, एक कण, ये सभी क्या है बच्चे? पदार्थ है। ओके, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो भी वस्तु या जो भी चीजें जगह घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। ये 5 तत्व है: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्व सभी वस्तुओं से बनी है, चाहे वो निर्जीव है या सजीव। तो बच्चे, निर्जीव किसे कहते हैं? जो सांस नहीं लेता है वो निर्जीव कहलाता है, और जो सांस लेता है वो सजीव कहलाता है। तो जो चाहे निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो बच्चा, ये 5 तत्वों से ही मिलकर बना होता है। पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया है। आधुनिक युग में पदार्थ को भौतिक गुण, धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि अब आपने क्या पढ़ा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पंचतत्व किसे कहा जाता है, पदार्थ मतलब क्या क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो पदार्थ है एक्चुअल में पदार्थ कैसे बनता है। तो पदार्थ बच्चा कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह है कि विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी का टुकड़े की तरह सतत होते हैं, और परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा हम पदार्थ के स्वरूपों के बारे में यह निर्णय करते हैं, यह सतत है या कणों से मिलकर बना है। इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ के कणों से बने होते हैं। जैसा कि आपने ये क्रियाकलाप 1.1 में देखिए, एक बीकर में 100 मिलीलीटर का बीकर लें और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल की सतह पर निशान लगा दे। दिए गए नमक और शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ? यह गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो क्या इसमें क्या मतलब कि क्या हुआ ऐसा? सभी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि वो उसमें पूरा मिल गया, घुल गया। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरी पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 के क्रियाकलाप में आप समझे हैं। ये देख सकते हैं आप, लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण। यहाँ पे जल है और नमक हमने मिलाया, फिर जल को और नमक को हमने हिलाया और जल और नमक दोनों घुल गए। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है, यानी कि उसमें मिल जाता है, घुल जाता है, जो स्पेस होता है उसके अंदर। अब मैटर ये कर रही है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समझेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर में जल मिला दें। फिर इसे उपरोक्त घोल में से 10 मिलीलीटर निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनिकृत करते रहें। जब जल अब भी रंगीन है, फिर भी आप देख सकते हैं कैसे ये कलरिड हो रहा है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता है, फिर भी पानी रंगीन ही नजर आता है। ऐसा क्यों?
यह पदार्थ दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो पदार्थ का जो कण होता है ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती ही रहती है। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब पढ़ते हैं बच्चे, पदार्थ के कणों के अभिलक्षित गुण क्या क्या होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में आपने देखा कि नमक, शर्करा, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब चाय, कॉफी, नींबू, पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त में समावेशित हो जाता है। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब क्या कहा गया बच्चा कि जो पदार्थ के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं ये क्या निरंतर यानी कि लगातार कंटिन्यूसली क्या ये मूव करते रहते हैं। तो देखते हैं, जानते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अगर अगरबत्ती जला दें तो क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध हमारे पास आ जाती है। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे रंग में शहद डाल दे। इनको अपने घर में या कक्षा में कोने में रखें और इसका परीक्षण नोट करें। ये बच्चा आप ये होमवर्क है, आप घर से नोट करके लेकर आए और फिर मुझे बताएं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जो पदार्थ है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ भी एक क्रियाकलाप दिया है 1.6। चलिए देखते हैं कि इस खेल के मैदान में खेल आगे बताए गए कि ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह इदमिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ ले। दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किसी समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। समझ में आया? ये 1.7 है का क्रियाकलाप है। ये आप घर से करके लेकर आएंगे, इजी है काफी। अब मैटर क्या कर रहा है कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस अब बच्चा पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अभी जो आपने कणों के बारे में पढ़ा है उसी की विशेषताएं के कारण होती है ये। अब हम इस पदार्थ की 3 अवस्थाओं को गुणों का विस्तार करेंगे। ठोस क्या होता है एक्चुअल में? एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसके द्वारा हम समझेंगे कि ठोस 1.9 का ठोस अवस्था। निम्नलिखित वस्तु को इकट्ठा करें। पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, ये सब क्या है बच्चे? ठोस है। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकारों और रेखाचित्र बनाएं। इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है। तो आपको क्लियर हुआ? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने, गिरने से क्या होता है? इनका एक दूसरे से विचलन संभव है। उपरोक्त सभी ठोस उदाहरण थे ये। हम देख सकते हैं कि इन सभी के निश्चित आकार होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं सिंपल वे में, ठोस की जो आकार होती है निश्चित होती है, स्पष्ट सीमाएं होती है इसकी, और इसकी जो आयतन होती है ये स्पिंडीयता होती है। ब्रह्मा बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, यानी कि कैसे भी रखे, यानी कि कितने भी बल लग जाएगा ये अपने आकार बनाए रखेगा। बल लगने पर ठोस टूट तो सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदल सकता, इसलिए ढींड होते हैं।
ये क्लियर बच्चे? निम्नलिखित पर विचार करते हैं। चलिए, एक रबर बैंड है, क्या माना जाएगा कि ये खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। ये क्या ये ठोस है? नहीं, ये ठोस नहीं है। लेकिन रबर बैंड क्या है? ये ठोस है, क्योंकि जब रबर बैंड हम खींचेंगे बच्चा तो क्या होगा, वो अगर अधिक बल लगेगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर बल लगाने का छोड़ेंगे ना तो वो सेम अपने ही आकार पे आ जाएगा। स्पंज क्या है? कि ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका स्पिंडन संभव है। चलिए हम देखते हैं ब्रह्मा बल लगाए जाने पर रबर बैंड का, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताया है कि बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता तो है, लेकिन बल हटा लेने पर उसका जो आकार है वो उसी रूप में ले लेता है। चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में ले और किसी प्लेट में या जार में रखें, इनकी क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, इनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, इसका स्पिंडन संभव होता है। अब हम बच्चे पढ़ते हैं द्रव अवस्था, जैसे जल, पकाने का तेल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल जल, ये सब क्या है बच्चे? ये सब क्या है? ये सब द्रव है। द्रव को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। बर्तनों में 50 अब एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समझेंगे। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? डेफिनेटली सी बात है, जो द्रव है वो बहेगा, मतलब वो किसी भी चीज से वो रुकेगा नहीं, वो बहेगा। परीक्षण से हम पाते कि द्रव का आकार लेकिन आयतन, द्रव का क्या होता है बच्चे? आप लिखिए, द्रव का आकार जो होता है, आकार नहीं होता, लेकिन इसकी आयतन जो होती है वो निश्चित होती है। जिस बर्तन में हम इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव होता है। वातावरण गैसों की मिश्रित होकर जल में घुल जाती है। ये गैस विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि द्रव और ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोसों अपेक्षा द्रवों में विचलन की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चे क्योंकि द्रव की अवस्था के पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, इसलिए ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों से रिक्त स्थान से अधिक होती है। अब हम गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस में एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? उसे पता लगाएं कि सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 1.11 में देखते हैं। ये भी आप बच्चा घर से करके लेकर आइएगा, ये होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ। जो समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की स्पिंडीयता यानी कंप्रेशन काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने के उपयोग की जाने वाली द्रव्य पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में स्पिंडीयता गैस होती है। अच्छा ये लोग ये मार्क कीजिए। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में स्पिंडीयता गैस यानी सीएनजी का प्रयोग होता है। अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में स्पिंडित किया जा सकता है। वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं, रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। समझ में आया? यह गंध के कण दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विचलन से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों की अन्य गैसों में विचलन बहुत तीव्रता से होती है। बच्चे ये देखिए, ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस। ये 3 स्टेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके डिफरेंसेस आप कर सकते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, यानी कि तेज होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन के दीवारों से टकराती हैं। बर्तन के दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बन जाता है। बच्चा ये जो प्रश्न है ये आप होमवर्क से करके लेकर आएंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है?
अपने फ्रिक्शन से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में रह सकता है। ठोस, जैसा कि मैंने बताया कि 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस जैसे कि आप बर्फ का एग्जांपल ले सकते हैं। जब तक बर्फ यानी कि आइस, वो क्या है, वो ठोस है, लेकिन अगर वो मेल्ट होती है तो वो क्या बन जाएगा, वो द्रव बन जाएगा। और गैस जल है, अगर उसको बॉईल करते हैं तो किस रूप में वो ऊपर जाएगा, वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। तो ये डिफरेंस समझ में आया क्या आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था में के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? चलिए खोजते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। सेम बच्चा, ये एक्टिविटीज आप घर से करेंगे। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये अंडरलाइन कीजिए बच्चे। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगता है। उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच की आकर्षण बल को पार कर लेती है। समझ में आया बच्चा? इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है। एक ऐसी अवस्था को जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आइस का एग्जाम्पल दिया था कि आइस जो है वो ठोस है, लेकिन वो मेल्ट होगी तो वो द्रव अवस्था में का रूप ले लेगी। तो बच्चा, अब आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, इसे हम गलनांक कहते हैं। बच्चा, ये क्वेश्चन अगर आता है 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि गलनांक किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसी प्रक्रिया को हम गलनांक कहते हैं। समझ में आया? किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षक बल को, सामर्थ्य को दर्शाता है। बच्चे, आप ये भी अंडरलाइन कीजिए। बर्फ का गलनांक जो होता है बच्चे, ये कितना होता है, 273.15 के, यानी कि के मीन्स क्या होता है बच्चे, केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित को स्लंगन कहते हैं। ये भी लाइन कीजिए, क्वेश्चन पूछ देता है 1 नंबर में। स्लंगन किसे कहते हैं, गलनांक किसे कहते हैं? चलिए बच्चा, आप एक चीज नोट करते हैं। तापमान का अंतरराष्ट्रीय SI क्या होता है बच्चे? जब हम कभी भी मेजर करेंगे तो उसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चे? केल्विन होगी। क्या होगी? केल्विन होगी। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 के होता है। तापमान की माप बच्चे, तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने पे आपको 273 घटाना होगा। बच्चा, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब कभी भी केल्विन को सेल्सियस कन्वर्ट करते हैं तो आपको 273 को माइनस करना होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना होगा। इज इट क्लियर? अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हैं तो उसमें 273 प्लस करना होगा। इज इट क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है हर बार। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता है। बीकर को उष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्थाओं को बदलने में इस उष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर से ली गई है सामग्री में छुपी रहती है, जिसे हम गुप्त उष्मा कहते हैं। यह गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg, यहाँ से भी अंडरलाइन कीजिए बच्चा, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg का ठोस उसे गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चे, उसे स्लंगन की प्रस्तुत उष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन पर जल के कणों में ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में उष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करता है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बलों को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव
गैस में बदलना शुरू हो जाता है बच्चा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। बच्चा अभी आपने समझा था गलनांक किसे कहते हैं, अब समझो क्वथनांक किसे कहते हैं। तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है जब वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, क्वथनांक। जल के लिए तापमान 373 के है 100 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 100 यानी कि 373 केल्विन। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे कि हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर यानी कि कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लिए बच्चे, ठोस, द्रव और गैस। अतः हम कह सकते हैं बच्चा कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं, यानी कि अवस्थाएं इसकी चेंज हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस से वापस ठोस बदल जाते हैं। ये एक 1.13 क्रियाकलाप है, ये आप पढ़कर होमवर्क में करके लेके आइएगा। जितने भी क्रियाकलाप है आप होमवर्क में कीजिए, जो समझ में नहीं आता है पूछ सकते हैं। बदल जाते हैं, हो जाती है, यही कारण है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ भी मार्क कीजिए बच्चे, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वेरी गुड। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अब आते हैं बच्चे, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं स्पिंडन करने का योग पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस यानी CO2 के बारे में सुना है, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। बच्चा यहाँ से भी माप कीजिए, जब वायुमंडल दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया, हो जाती है, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई कहते हैं। मार्क कीजिए ये। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा की जाती है। आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको पीछे समझाया था, ये आप घर से होमवर्क में करके लेकर आएंगे। अब आते हैं बच्चा, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को खुला छोड़कर देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बच्चा एक चीज और नोट कर लीजिए आप, एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है जिसको हम डिनोट PA यानी कि पा के रूप में करते हैं। यहाँ से मार्क कर लीजिए, यहाँ तक सामान्य दाब कहा जाता है। यहाँ तक वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अगर क्वेश्चन आता है वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं वहां पे, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। गीले
हाँ, गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ हम जान इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ हम जानते कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, ठोस या द्रव के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बलों में मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने लगता है बच्चा। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ से अंडरलाइन कीजिए बच्चे। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने के इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चे? वाष्पीकरण। अब आते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सेम आप ये पढ़िएगा, ये क्रियाकलाप आप 1.14 घर पे करके देखिएगा, फिर जो भी डाउट है वो आप पूछ लीजिएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित सतह से बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। इसी क्षेत्र में बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसा कि कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। समझ में आया? तापमान की वृद्धि पे ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है। तापमान में वृद्धि पर तापमान बढ़ने पर अधिक कण को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाती है। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि होने पर हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है बच्चे। अब आते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, यानी कि जब हवा चलती है तो हमें ठंडा ठंडा महसूस क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं बच्चे। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को दोबारा प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि द्रव का जो कण होता है वो हमारे आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसी तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण हमें शीतलता महसूस होती है, हमें ठंडक महसूस होती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? हमें ठंडक महसूस होता है। इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा सॉरी बच्चे, नीचे चला गया वो। कारण शीतलता महसूस होती है। इस कण आपकी हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत के खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतलता बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में अब क्वेश्चन आता है बच्चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल, आप लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। बर्फीले जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? कई बार आपने देखा होगा, आप एक गिलास पानी लीजिए और उस पर देखा होगा कि बाहर के साइड में ड्रॉपलेट्स पड़े होते हैं। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो चलो जानते हैं हम। किसी बर्तन में वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। जल अवस्था में बदलने के कारण हमें जल की बूंदों में नजर आता है।
ये क्वेश्चन आप बच्चे घर से करके लेकर आएंगे। तो आपने क्या सीखा बच्चा कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाएं में विद्यमान होती है, ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं में। ठीक है। ठोसों की ओर निहित करने वाले कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंत परावर्तित होती रहती है। ये मैं इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करवा रही हूँ, आप कर लीजिए। ठीक है। अच्छा बच्चा, ये भी आप देख लीजिए। तापमान केल्विन, तापमान को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तापमान की मात्रा क्या होती है केल्विन में। लंबाई हम मीटर में मेजर करते हैं। साहित्य किलोग्राम में मेजर करते हैं। भार को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। आयतन को हम घन मीटर में मेजर करते हैं बच्चा। घन तत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में हम मेजर करते हैं। दाब को पास्कल में मेजर करते हैं। ये आपको लर्न होना चाहिए सभी बच्चे को। ये